अब जब आप ईरान जैसे मुल्क को दीवार से लगाएंगे, तो आप जो मर्जी कहें, वो जितना मर्जी कमजोर है, वो रिएक्ट तो करेगा। तो बहुत तबाही आ रही है, बहुत ज्यादा मिसाइल और बहुत ज्यादा टॉमहॉक मिसाइल और क्रूज मिसाइल्स और एरियल वॉरफेयर का दौर दौर शुरू हो चुका है। इसके बहुत बड़े असरात पाकिस्तान, हिंदुस्तान, मिस्र जैसे मुल्कों पे आएंगे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मोहम्मद कदाफी मतलब फिर हाजिर है नए दौर के प्लेटफॉर्म से। नाज़रीन, हमारे बड़े ही प्यारे गेस्ट एयर मार्शल अरशद मलिक साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है आपके? जी वालेकुम, अल्हम्दुलिल्लाह, ऑल वेल। अच्छा सर, ये जो अभी अमेरिका बड़े अरसे से धमकियां दे रहा था और अब इसराइल जो चाहता था अमेरिका से करवाना, अमेरिका ने वो कर दिया है। ईरान में अटैक कर दिया है और ठीक ठाक इस दफा अटैक किया है। तेहरान की बेशुमार जगहों पर गोले बारे और मजूद बारूद वगैरह ठीक ठाक उन्होंने तबाही मचाई है। उसके बाद जो बैलिस्टिक मिसाइल है ईरान ने वो चलाए हैं और मुख्तलिफ जो एयर बेसिस थी और जो मुख्तलिफ अमेरिकन अड्डे हैं मिडल ईस्ट में, उन पर बैलिस्टिक मिसाइल्स मारे हैं। ओवरऑल क्या सूरत हाल है इस टाइम जंग की जो ईरान इसराइल के दरमियान चल रही है? बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। सबसे पहले तो बहुत ही अलमिया की बात है हमारे लिए भी और दुनिया आलम इस्लाम के लिए भी और दुनिया के लिए भी, कि देखें, तारीख का असूल बड़ा बेरहम है। जब आलमी कवानीन सिर्फ कमजोर के लिए रह जाएं और जब ताकतवर उनसे मुबर्रा हो जाए, तो फिर इस किस्म के हालात आ जाते हैं। रमजान का माह मुकद्दस था। इस पे जहाँ के मुसलमान हर तरह की इबादत में मसरूफ होते थे, उसमें इसराइल की सहूनी सोच ने हमें इस नहज पे ला रखा है, जहाँ पे न सिर्फ ईरान बल्कि दूसरे मुसलमान मुल्क भी इसका शिकार हो गए। और ये कितनी चालाकी से वो साजिश है कि जैसे आपने फरमाया कि उसने अमेरिका को मजबूर कर दिया और अमेरिका ने भी उसके साथ मिलके कि तुम लीड लो और मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूं। तो सच्ची बात यह है कि ये वो वक्त है जो कि जमीर के जागने का वक्त है। खामोश तमाशाई बनने का वक्त नहीं है, सवाल करने का वक्त है। हालात तो इसी तरफ जाने थे, लेकिन जिस तरह, अगर आपको ये भी याद हो कि कुछ दिन बाद इनकी यहूदियों की, सॉरी, सहूनियत की एक मजहबी दिन भी आ रहा है, जिसको वो इससे मजहब से भी लिंक करेंगे। लेकिन सबसे बड़ा हम्म। अलमिया यह है कि रमजान के माह मुकद्दस में मुसलमानों के लिए बहुत बड़ी एक साजिश पनप गई। हो क्या रहा है? आपको पता है कि बड़े अरसे से सफारती महाज पे ये जंग लड़ी जा रही थी। ओमान का बहुत बड़ा किरदार था, उन्होंने इसमें बहुत पॉजिटिव किरदार अदा किया। आपको ये भी पता है कि ओमान को हमेशा स्विट्जरलैंड कहा जाता है, जो कि हमेशा अमन का प्रचार करता रहा। और अभी भी उनके वजीर खारजा की आखिरी इतलात के मुताबिक जो निगोशिएशन चल रही थी, वो यूरेनियम की स्टोरेज के ऊपर आके स्टॉल कर रही थी। स्टॉल भी नहीं कर रही थी, उसको आगे चलना था, लेकिन इसराइल ने इसको आगे नहीं चलने दिया और ईरान को दीवार से लगा दिया। अब जब आप ईरान जैसे मुल्क को दीवार से लगाएंगे, तो आप जो मर्जी कहें, वो जितना मर्जी कमजोर है, वो रिएक्ट तो करेगा। और जैसे आपने फरमाया कि उन्होंने अपने दो फ्लीट कैरियर लेके आ गए थे अमेरिकन, और उसके अलावा उन्होंने जो टॉमहॉक क्रूज मिसाइल और एरियल पावर को इस्तेमाल किया। तो इंतहाई बहुत ही बहुत नुकसान हो रहा है ईरान का। अभी 40 बच्चियों की शहादत का तो एक स्कूल में ही सिर्फ पता चला है। तो बहुत तबाही आ रही है, बहुत ज्यादा मिसाइल और बहुत ज्यादा टॉमहॉक मिसाइल और क्रूज मिसाइल्स और एरियल वॉरफेयर का दौर दौर शुरू हो चुका है। लेकिन उसके मुकाबले में, जैसे मैंने बताया कि जब ईरान को दीवार से आपने लगाया, तो उसने भी भरपूर रिएक्शन दिया है। और कहा यह जा रहा है कि यहाँ उनकी कुछ तो सीनियर लीडरशिप का नुकसान हुआ है, जिनको शहादतें हुई हैं। लेकिन अभी भी वो ये कह रहे हैं कि अभी हमने अपना पुराना स्टॉक निकाला है और अभी हमारे पास सरप्राइज और मौजूद हैं। तो बड़ी अचंभे की सूरत हाल है, तशवीशनाक सूरत हाल है, और इसका दायरा फैल भी सकता है। अच्छा सर, जिस तरह ये बैलिस्टिक मिसाइल से कतर में जो मौजूद अड्डे हैं और जो इनके बहरी बेड़े हैं, उन पर कितना असर कर सकते हैं जो ईरान के पास मवाद है बैलिस्टिक मिसाइल की सूरत में और दूसरी सूरत में? देखें, जो सूरत हाल है, उसमें सबसे बड़ी जो है वो एक खौफ की फिजा है। सबसे पहले तो आप ये अच्छी माने कि ईरान ने एक खौफ की फजा को हासिल कर लिया है, आलमी तवज्जो हासिल कर ली है। आपको ये भी पता है कि खलीज और मशरक मुश्ताक का जितना मुआशी इस्तेहकाम है,
वो सारे का सारा मुआशी इस्तेकाम सरमायाकारी पे मबनी है। अगर हम्म सरमायाकारियों का एतमाद रहेगा, अगर ट्रेडिंग का एतमाद रहेगा, बेयकीनी नहीं होगी, तो तरक्की का तसलसल चलता रहेगा। ईरान के पास चूंकि उसके आसपास जितनी बेसिस थी, जिसमें कुवैत है, बहरीन है, यूएई है, सऊदी अरेबिया है, उर्दन है, इराक में भी है, तो उसने तो ये रिएक्शन में करना था। और वही नफसियाती असर जो बड़े अरसे से चला आ रहा था, उसने आज उसको पूरा कर दिखाया। और उसने मिसाइल जो दागे हैं, जो बैलिस्टिक मिसाइल दागे हैं, उसने यही कह के कहा है कि मैं अमरीकियों के खिलाफ इसको इस्तेमाल कर रहा हूं। जहां जहां अमरीकी मौजूद है, मैं उनको, क्योंकि आपको पता है कि ईरान के पास एयरफोर्स तो है नहीं, एयर पावर है नहीं, हम्म ग्राउंड फोर्सेस का इतना रोल है नहीं। तो क्या चीजें रह जाती हैं? एक तो रह जाती है मिसाइल टेक्नोलॉजी, जिसमें हमें सबको शवाहिद हैं और किसी हद तक यकीन भी है कि ईरान के पास बहुत बड़ा जखीरा मौजूद है। दूसरा, उनके पास ड्रोन टेक्नोलॉजी है, जो कि ड्रोन बहुत ज्यादा तादाद में है। तीसरी, जो बड़ी तशवीशनाक सूरत हो सकती है, वो उनकी मिसाइल बोर्ड्स हैं। रिपोर्टेडली उनके पास हजारों की तादाद में वो मिसाइल बोर्ड्स भी हैं। सो ये वो तीन चीजें हैं जिनसे न सिर्फ वो अमेरिका को उसके मौजूदगी में तंग कर सकता है, बल्कि जैसे आपने फरमाया, जो खलीजी ममालिक हैं उन पे एक बेयकीनी की और एक तात्तुल की सूरत हाल पैदा करेगा। आखिरी पॉइंट जो आपने फरमाया, अपना होम्स, स्टेट ऑफ होम्स, बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है। अभी रिपोर्टेडली उन्होंने इसको बंद कर दिया है। तो इससे मुईशत में गैर इस्तेकाम आ जाएगा। और ये मैं आपको बता दूं कि इसके बहुत बड़े असरात पाकिस्तान, हिंदुस्तान, मिस्र जैसे मुल्कों पे आएंगे। चीन को भी तात्तुल आएगा, बिकॉज चीन की बहुत बड़ी सप्लाई वहां से आती है, रशिया की भी बहुत बड़ी सप्लाई वहां से आती है। और जो सऊदी अरब है या दो खलीज मुल्क हैं, उनकी सप्लाई लेन और इसी तरह गैस सप्लाई लेन या ट्रेडिंग लेन भी अपनाए होम से गिरती है, जिससे इससे दुनिया में एक मुआशी गैर इस्तेहकाम आएगा और एक ऐसी तशवीशनाक सूरत हाल पैदा हो जाएगी जो कि आम ममालिक पे भी उसके असर में आएंगे। बिल्कुल। अच्छा सर, जिस तरह अमेरिका सुपर पावर है, लेकिन एक दौर था जब रशिया था, तो रशिया तो अफगानिस्तान में आकर सोवियत यूनियन टूटा और फिर वो पीछे चला गया और अमेरिका सुपर पावर बन गया। अब चाइना इस दौड़ में है और रशिया दोबारा भी चाहता है इस दौड़ में शामिल हो। ये कितना नुकसान ईरान में जो मौजूदा अमेरिका को इन्होंने इंगेज तो कर लिया है, और बहुत सारे लोग कहते हैं कि अगर अमेरिका ईरान में इंगेज होता है तो अमेरिका पीछे जाएगा और कई साल पीछे जाएगा, जिसका चाइना और रशिया फायदा उठाएंगे। अब अमेरिका यहां पर फुल इंगेज हो गया है। चाइना और रशिया कितना इसे फायदा उठा सकते हैं और वो कितना ईरान को सपोर्ट कर सकते हैं इस तमाम में? देखिए, मेरी जाती राय में अलमिया ये है कि चाइना और रूस किसी सूरत भी एग्रेसिव स्टेटस के तहत, एग्रेसिव पॉस्चर के तहत ईरान की सपोर्ट नहीं करेंगे। ये उनकी अपनी एक पॉलिसी है। वो बिल्कुल, अभी इस रूस ने ऐलान किया है और अभी शायद रात गए तक सलामती कौंसिल का इजलास भी होगा, जिसमें मुजम्मती करारदादें होंगी, जिसमें वेटो भी होगा। आप सब कुछ ये देखेंगे। लेकिन ये एक अलमिया, ये एक रुख है कि वो क्या, जैसे आपका हम्म क्वेश्चन था कि क्या वो एग्रेसिवली इसको आके सपोर्ट करेंगे, मेरा नहीं ख्याल वो एग्रेसिवली सपोर्ट करेंगे, पहली बात। दूसरी बात, आलमी सफारतकारी में ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा कर सकते हैं चाइना खास तौर पे, और रूस किसी हद तक। बिकॉज मैंने पहले बताया कि स्टेट ऑफ होम्स के बहुत ज्यादा इंटरेस्ट चाइना के साथ मिले और जुड़े हुए हैं। सो एक तो वो बहुत बड़ा रोल है जो कि चीन अदा कर सकता है। तीसरा, मेरे ख्याल में जो मुस्लिम ममालिक हैं, उनको हम्म बजाय इन की तनकीद करने के, उनको ये रियलाइज करना चाहिए कि ये एक मुल्क के लिए नहीं खड़े हो रहे इसराइल और अमेरिका, हम्म ये अक़वाम आलम के लिए खतरे की घंटी है, और खासतौर पर मुसलमान ममालिक के लिए खतरे की घंटी है। अगर आप सरे तस्लीम खम करके रखेंगे तो वो आपके साथ हैं। अगर आप खलीज, मशरक़ वस्ता और इसकी जितनी तेल तजारत और आलमी मईशत है, इसको स्टेबल देखना चाहते हैं, तो आपको एग्रेसिवली आके सफारती महाज पे चीन के साथ खड़े होकर अमेरिका को ये कन्विंस करना पड़ेगा कि ये आप यक तरफा कार्रवाइयां एग्रेसिवली नहीं कर सकते, जबकि खास तौर पे नेगोशिएशन किसी हद तक कामयाब जा रही थी।
अच्छा सर, अमेरिका जिस तरह पहले तो बातें करते थे कि ईरान यूरेनियम इकट्ठा कर रहा है और इतने परसेंट कर लिया, इतने परसेंट, मुख्तलिफ अदाद शुमार आते रहे हैं। और फिर उससे बाद जो इससे पहले अमेरिका ने जो बम्बिंग की थी ईरान में, और उन्होंने कहा था कि हमने जो ईरानी जो एटमी असासे बनाने के लिए चीजें यूज हो रही थी और उस इलाके को हमने तबाह कर दिया, वो नहीं बना सकते, और अब वो इसमें कामयाब हो गए हैं। लेकिन अब फिर अगर एटमी हथियार वो नहीं बना सकते और इस तरह की चीजें उनकी अमेरिका ने ऑलरेडी तबाह कर दी हैं, तो अब अगला क्या मकसद हो सकता है अमेरिका को ये जंग छेड़ने का और इस जंग को इसराइल में प्रॉपर इसराइल का साथ देने का क्या वजह हो सकती है? देखिए, सबसे पहले तो आप इस बात को तस्लीम करें कि इसके पीछे तो सहूनी साजिश है। अमेरिका एक बड़ी अजीब सी बात है, लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा कि अमेरिका वो प्रॉक्सी वॉर बन रहा है इसराइल के लिए, जो कि एक बहुत बड़ी ताकत है, लेकिन उनकी आपस में मजबूरियां हैं, उनके कुछ लिंकेज हैं। जब आप बात करते हैं कि जिस तरह उन्होंने पिछली वॉर में इनकी सलाहियतों को डैमेज किया, तबाह किया या काफी हद तक कम कर दिया, लेकिन जो बातचीत चल रही थी उसमें भी यही बात हो रही थी कि ईरान का मौकफ यह है कि हम यूरेनियम की एनरिचमेंट करते रहेंगे और एक कंट्रोल्ड हद तक उसकी स्टोरेज भी करेंगे। जबकि अमेरिका का मौकफ ये था कि आप स्टोरेज पे ना जाएं, एनरिचमेंट भी ना करें, स्टोरेज तो बिल्कुल ना करें। एनरिचमेंट की तरफ कुछ इशारे मिलने शुरू हो गए। लेकिन जो इसराइल को सबसे बड़ा धचका, सबसे बड़ा खतरा है, वो है ईरान की मिसाइल टेक्नोलॉजी। ईरान के पास रिपोर्टेडली ऐसे मिसाइल्स हैं जिनकी रेंज 2000 किलोमीटर तक है, और न सिर्फ अब ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वो एक्यूरेसी के साथ जा सकते हैं, बल्कि जो सेचुरेशन कर सकते हैं जिससे इसराइल का दिफाई निज़ाम या किसी भी दूसरे मुल्क का दिफाई निज़ाम मुतासर हो सकता है। सो उनको वो खतरा है, और वो ये चाहते हैं कि एक उनकी जो ग्रेटर गेम प्लान है कि ईरान को हमेशा के लिए इस कदर खोखला और मफलूज कर दिया जाए कि कल वो किसी तौर पर इसराइल के लिए खतरा ना बन सके। और बदकिस्मती ये है कि जो हमारे मुसलमान ममालिक हैं वो इस चीज को हम्म। इस तरह नहीं समझ पा रहे, और वो अपनी रजीम को बचाने के लिए उस तरह एग्रेसिवली इस सोच को नहीं समझ। हालांकि अगर आप देखें तो कितनी बदकिस्मती है कि यूएई और सऊदीया के रिलेशन भी स्ट्रेन हो चुके हैं, उनके अंदर भी हम्म। एक छोटी सी तफरीक आ चुकी है। वक्त है दानिशमंदाना इत्तेहाद लेके आने का, वक्त है एक मुनकसिम सियासत को छोड़ने का, एक मुत्तहिद अप्रोच लेके आने का। और जहां जहां देखें आप, यूरोपियन यूनियन में भी जो तीन बड़े हैं, जर्मनी, हम्म। फ्रांस और यूके, उन्होंने भी तो कह दिया कि हम अब अपने इत्तेहादियों के लिए आ रहे हैं। तो बजाय हम्म। इसके कि मुसलमान ममालिक ईरान को कंडेम करें वेरी एग्रेसिवली, दे शुड गेट यूनाइटेड, they should get support of China and Russia very aggressively and start to put the things in order. देखिए, ईरान किसी तौर पे भी नहीं मानेगा, ये आपको भी पता है, मुझे भी पता है। नुकसान उनका बहुत होगा, उनके लोगों को हम्म। बहुत शहादतें होंगी, उनकी जो पहले ही से टूटी हुई मीशत है वो और तबाह होगी। लेकिन अगर वो एक आलमी तवज्जो ले लेते हैं, अगर वो अपने आसपास के मुल्कों को शेकी कर देते हैं, तो वो अपना पर्पस किसी न किसी तौर पे अचीव कर लेंगे। मेरे ख्याल में दानिशमंदाना तरीका यही है कि एक फेस सेविंग दोनों तरफ की करवाई जाए, ईरान की भी करवाई जाए, उससे पहले वो नहीं मानेगा। और अमेरिका को ये समझाया जाए कि तुम एक ताकत के नशे में अक़वाम आलम के लिए एक गलत मैसेज नहीं भेज सकते। बिल्कुल, बिल्कुल। अच्छा सर, इस जंग का अब जंग शुरू तो हो गई है, लेकिन बहुत सारे लोग कहते हैं कि ये लॉन्ग टर्म चलेगी या कम। आप क्या समझते हैं कि इस जंग का टाइम पीरियड कितना होगा? क्योंकि अमेरिका नहीं चाहता कि वो बाहर किसी लंबी जंग में रहे, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप तो ऑलरेडी नोबेल इनाम याफ्ता बनना चाहते थे, नोबेल इनाम लेना चाहते थे पीस का। वो इसमें डायरेक्ट शामिल हो गए हैं। तो क्या देखते हैं कि ये जंग लॉन्ग टर्म चलेगी, शॉर्ट टर्म चलेगी, और क्या रिजल्ट हासिल कर कर अमेरिका यहां से वापस चला जाएगा? और सेकंड जो मेरा क्वेश्चन है वो ये है कि क्या रजीम चेंज की जो बातें हो रही हैं, क्या अमेरिका रजीम चेंज में कामयाब हो जाएगा? देखिए, सबसे पहली बात कि इसका हल क्या निकलेगा, क्या ये लंबी जंग होगी, तवील जंग होगी? मेरा नहीं ख्याल ये एक तवील जंग होगी, बिकॉज हम्म। इसका जो गैर मामूली असर दुनिया की मईशत पे आने वाला है वो इसको हम्म। तवील जंग की तरफ नहीं लेके जाने देगी। हम्म। खलीज, मशरिक वस्ता,
तेल, तिजारत, आलमी मईशत, अदम तोहफ़्फ़ुज़, अदम सरमायाकारी, ये वो चीजें हैं जो कि खलीजी ममालिक में भी आएंगी और इसका असर दुनिया पे पड़ेगा। इसलिए दुनिया की तमाम ताकतें ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ये जरूर चाहेंगी कि इसको लॉजिकल कंक्लूजन की तरफ लेके जाया जाए। पहली बात तो ये। दूसरा सवाल आपका जो था वो प्रॉब्ली ये था कि सॉरी, ए, आप अगर आप दोबारा। सर पहला रजीम चेंज, एक क्वेश्चन रजीम चेंज रेजीम, का था, दूसरा टाइम पीरियड। टाइम पीरियड तो मैंने आपको बता दिया, मेरा जी नहीं जी। ख्याल ये तब्दील होनी चाहिए। जो रिजीम चेंज है, देखिए रिजीम चेंज के दो तीन ऑप्शन थे। सबसे पहले तो इसको तो रूल आउट कर दें, वो जो बाहर से पहलवी साहब नारे मार रहे हैं कि मैं आ रहा हूँ, वो तो कुछ किसी तौर मुझे नहीं लगता। क्योंकि जब भी किसी को इस तरह मुसल्लत किया गया, अगर आप याद करें तो आज से जब 40 साल पहले जब शाह ईरान के दौर में एक वजीर आजम थे, जब उन्होंने ईरान की पॉलिसियां अपनानी चाहिए तो उसको फौरन निकाल दिया गया। उसके बाद क्या हाल। तो रिजीम चेंज मैं नहीं देख रहा। विद इन ईरान रिप्लेसमेंट ऑफ लीडरशिप हो सकती है और उसके दो हम्म वाकयात हो सकते हैं। या तो खुदा न खास्ता शहादतें हो जाए, या हम्म ये जो गार्ड्स हैं, हम्म ईरानियन रिपब्लिकन गार्ड्स, ये किसी हम्म। और को ऊपर लेके आ जाए। पासदाराना इनकलाब की बात कर रहे हैं हम। मैं उनकी बात कर रहा हूँ। लेकिन कोई भी आ जाए, जो हम्म। हालातों वाकयात हैं, वो कोई ऐसी रिजीम प्रो अमेरिकन, प्रो इसराइल नहीं आने लगी। अच्छा सर, अगर रजीम चेंज होती है तो पाकिस्तान को कितना नुकसान होगा? ऑलरेडी बलूचिस्तान में तो इसराइल के फ्रंट फुट पाए जाते हैं यहाँ पर, तो इस तरह के मामलात हैं। अगर ईरान में भी ये तीसरी जानिब देखें, एक जानिब हम अफगानिस्तान के खिलाफ हमारी जो चीजें चल रही हैं, दूसरी साइड पे इंडिया, तीसरी साइड पे अगर ईरान में भी रजीम चेंज हो जाती है तो फिर पाकिस्तान कहाँ पर खड़ा होगा और ये चीजें किस तरफ जाएंगी? देखिए, जहां तक बलूचिस्तान और साउथ का हमारा ताल्लुक है, साउथ वेस्ट का ताल्लुक है, अगर आप ये देखें कि हमें तो कभी भी उधर से सुकून नहीं आया। पिछली जो अभी एग्जिस्टिंग रजीम है उसमें भी को हमारे साथ बहुत ज्यादा दोस्ताना ताल्लुकात नहीं थे। ये हम्म तो जंग हुई इसराइल की, पिछली जंग, जिसमें भारत का मकरूह चेहरा सामने आया, तो ईरान की हम्म लीडरशिप ने रियलाइज किया, हमारे बार बार कहने के बावजूद, कि उनके असल दोस्त भारत नहीं हो सकते। उनके ताने बाने जो है वो सहूनियत के साथ मिलते हैं, हिंदुआता सोच के साथ मिलते हैं। तो कभी भी हमें उधर से सुकून तो नहीं आया। हम्म लेकिन अगर रिजीम चेंज होती है तो उस वक्त हमारे लिए कोई इतनी दुश्वार बात नहीं होगी, बिकॉज जो भी रिजीम आएगी वो सबसे पहले अपने अंदरूनी उलझाव में मसरूफ होगी, अपनी अंदरूनी स्टेबिलिटी में लेके आएगी। बिकॉज जब तक दाखिली इंतशार रहेगा, रियासत मुनकसम रहेगी और मईशत कमजोर रहेगी। तो जब भी कोई भी रजीम अगर आती है, जो कि अगर आती है, तो वो पहले अंदरूनी इंतशार को दूर करने के लिए और अपनी कमजोर मईशत की तरफ तवज्जो देगी, रादर दैन स्ट्रेचिंग इट्स विंग टुवर्ड्स आवर साइड ऑल्सो। एंड आखिरी बात मैं ये कहना चाहूंगा कि मेरे ख्याल में अभी जो पाकिस्तान के ताल्लुकात हैं, बाय एंड लार्ज पूरी ईरानी कौम को ये एहसास है कि पाकिस्तान उनका दुश्मन नहीं है, उनका खैरखा ही है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा सर, आखिरी क्वेश्चन, जिस तरह ईरान का एटम बम बनाना या उनको इस तरफ जाने देना, ये अगर इजराइल को पसंद नहीं है या इस साइड पे अमेरिका नहीं जाने देना चाहता, तो क्यों एक इस्लामिक कंट्री का जो पाकिस्तान है उसका एटमी हथियार, उसका एटमी मुल्क होना कैसे वो पसंद कर सकते हैं? तो फिर वो बहुत सारे लोग तो कहते हैं कि ईरान बहाना है, पाकिस्तान निशाना है। इस कैसे देखते हैं आप? देखिए, आपने बड़ी जबरदस्त बात की। ये वो छुपी हुई बात है जो कि हम शायद उतने खुले नहीं कहना चाहते, लेकिन ये हकीकत है। हमें जितनी जल्द इस हकीकत का इदराक हो जाएगा, हमारी जंग किसी ने नहीं आके लड़नी, हमारा तहफ़्फ़ुज़ किसी ने नहीं आके नहीं करना। हमारा तहफ़्फ़ुज़ हमारे अपने हाथों में है। और ये तहफ़्फ़ुज़ तभी तक मुमकिन है जब, मैं बार बार जो बात कर रहा हूँ, अपने दाखिली मामलात को स्ट्रेंथन करें, अपने हाउस को इन ऑर्डर करें, अपनी मुईशत को संभालें, और ये याद रखें कि ये एटमी ताकत आपको बचा भी रही है और इसका निशाना भी लोगों का है। और ये जो मोदी साहब का रीसेंट विजिट है, आपके ख्याल में क्या इसकी आउटफॉल नहीं आएंगी? क्या उन्होंने कोई इस किस्म की बातें नहीं की होंगी? ये जो अफगानिस्तान को प्रॉक्सी बना के हमें अनस्टेबल रखना चाह रहे हैं, ये सब इसी बात की गमाजी है कि खुदा न खास्ता हमारी पाक सरजमीन की तरफ इनके इरादे हैं, और वो अब हमारे हाथों में हैं कि हम एक मुल्क, एक कौम होकर
किस तरह अपने तरीकों से और अपने मुल्क को और अपने इदारों को और अपने आप को हम आहंग होकर एक सोच के साथ, मस्बत सोच के साथ अपने आप को स्टेबल करें और अपने ऊपर इन्हिसारी की तरफ, खुद इन्हिसारी की तरफ तवज्जो देनी शुरू करें। बिल्कुल नाज़रीन, जिस तरह के एयर मार्शल अरशद मलिक साहब हमारे साथ मौजूद थे और ईरान और इजराइल की जो मौजूदा जंगी सूरत हाल है उस पे उन्होंने बड़े ज़बरदस्त एनालिसिस दिए और पाकिस्तान के हवाले से जो नेक्स्ट चीज़ें चल रही हैं उन पर भी उन्होंने अपना बड़ा तज्जिया दिया है। उम्मीद है आपको ये इंटरव्यू पसंद आएगा। फिलहाल के लिए नाज़रीन, नया दौर से मोअम्मर कज़ाफ़ी को और एयर मार्शल अरशद मलिक को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।